जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोग एमआई पर्सन, ठीक है, महत्वपूर्ण एमआई पर्सन देंगे। क्लास 10 के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग इस वीडियो को देंगे। देखिए, आप सभी को पता ही है कि प्रोजेक्ट रियल के साथ जो आप सभी का बिजली टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें जो किया आप सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे आ चुका है। देखिए कौन से रहने वाले वो हम लोग देंगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान का आप सभी का जो कि बिजली टेस्ट होने वाला है 24 अगस्त को, तो उसमें जो कि आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। देखिए, कक्षा 10 के लिए भी जो महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसमें आप सभी का पूर्णांक 40 रहेगा और टाइम आप सभी का 90 मिनट दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या और कौन कौन से प्रश्न जो कि आप सभी का महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। देखिए, प्रथम प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ था। देखिए, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है 1934 में, 1924 में, 1904 में या 1914 में, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1904 में, ठीक है। 1904 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1904 में, जो 1918 तक चला था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का क्या कर रहा है कि रोलेक्ट, ठीक है, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है। जो रोलेक्ट एक्ट था वो कब पारित हुआ? तो देखिए ऑप्शन देखिए 1917 में, 1920 में, 1918 में या 1919 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी में, ठीक है। 1919 में जो कि रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था। इसी वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारा क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, ठीक है। जो महात्मा गांधी थे वो भारत कब लौटे थे? तो देखिए ऑप्शन देखिए 1915 में, 1815 में, 1715 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में, ठीक है। कहाँ से लौटे थे? तो दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से भारत जो कि है महात्मा गांधी 1915 में लौटे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए ऑप्शन 13 अप्रैल 1919, 13 जुलाई 1919 या 14 अगस्त 1919 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को ही जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। 13 अप्रैल आप सभी को ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हम लोग का प्रश्न पूछ रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किसने की? जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसकी रचना किसने की थी? देखिए, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो कि है गांधी जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। इस जो हिंद स्वराष्ट्र पुस्तक की उसकी रचना महात्मा गांधी ने किया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग का क्या प्रश्न पूछ रहा है कि दुनिया के कितने देशों में संगठनात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है। संगठनात्मक शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था 2 प्रकार के होते हैं, एक संगठनात्मक और एक एकात्मक। तो संगठनात्मक शासन व्यवस्था कितने देशों में है? तो ऑप्शन देखिए 20 देश, 25 देश, 30 देश, 35 देश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 देश, ठीक है। 25 देशों में जो कि है संगठनात्मक शासन व्यवस्था है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7वां है। इसमें देखिए हम लोग का प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषाओं को रखा गया है? तो देखिए ऑप्शन देखिए 15, 18, 20 या 22, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22, ठीक है। हिंदी को लेके 22 हो जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो 22 भाषाओं को रखा गया है। सभी भाषाओं को आरक्षित दिया जाता है। चलिए निम्न का प्रश्न देखते हैं। जो नीचे हम लोग के 8वें नंबर का प्रश्न है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इस प्रश्न में हम लोग का क्या कह रहा है कि जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से छीन ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन देखिए वितरण, केंद्रीकरण, पुनर्गठन या विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण, ठीक है। आप इसको डेफिनेशन कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं परिभाषित कि जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकार से छीन कर, ठीक है, छीन कर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का प्रश्न पूछ रहा है कि प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है। तो कौन गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है? तो डायरी, मत्स्य पालन,
कृषि या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। डायरी भी हो जाएगा, मत्स्य पालन भी हो जाएगा और कृषि भी हो जाएगा, इसका मतलब उपरोक्त सभी। चलिए अंतिम MCQ प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, जो हम लोग का रहने वाला है 10 नंबर का। देखिए इसमें हम लोग का क्या करा कि भारत के राष्ट्र आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या उपरोक्त सभी। तो इसका जो है राइट आंसर आप सबका हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, जिसमें बैंक, संचार आदि जो कि है आते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो हम लोग का सब्जेक्टिव रहने वाला है। तो उस सब आंसर को भी हम लोग को देख लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो देखिए पहला जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग का रहेगा 11 नंबर में, सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है। ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराया है। क्यों कराया है? क्योंकि ये MI प्रश्न है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। तो देखिए सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है। तो देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे, मतलब माफ कीजिए उत्तर देखिए, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य से चिपके रहना, सत्य की दृढ़ता से पकड़ना, सत्य पर आग्रह करना या सत्य पर दृढ़ रहना, चाहे कुछ भी हो। गांधी जी ने भारतीय राय में सत्याग्रह को एक अच्छे उद्देश्य में दृढ़ता के रूप में वर्णित किया है, ठीक है, वर्णित किया है गांधी जी के विचार से कि सत्याग्रह मतलब सत्य की शक्ति पर आग्रह, सत्य की खोज करना ही सत्याग्रह है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जो G77 देश है उनसे आप क्या समझते हैं। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे देखिए, माफ़ कीजिए ऑप्शन है यहाँ पे, आंसर देखिए G77 विश्व के विकासशील, ठीक है, विकासशील देशों का एक समूह है। यह संगठन हालांकि संयुक्त राष्ट्र के शेष समूहों के अपेक्षा कम मजबूत है, किंतु विकासशील देशों के हितों के आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में यह सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। इस टॉपिक से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो 13 नंबर का रहने वाला है। इसमें आप सबको 3 मार्क्स मिलेंगे। इसमें देखिए हम लोग का पूछ रहा है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो देखिए गठबंधन सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाती हैं। ऐसी व्यवस्था को सामान्य कारण यह है कि चुनाव के बाद किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, ठीक है। इसलिए गठबंधन सरकार जो कि बनती है। जैसे अभी आप लोग जान सकते हो कि अभी जो सरकार चल रही है, ठीक है, बीजेपी की, तो एक गठबंधन सरकार है। इसको आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 14 में हम लोग का पूछ रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी में अंतर क्या है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और खुली बेरोजगारी में अंतर क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को छुपी बेरोजगारी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए, खुली बेरोजगारी में व्यक्ति के हाथ में कोई काम नहीं होता है, जबकि छुपी हुई बेरोजगारी में व्यक्ति ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं। खुली बेरोजगारी और छुपी हुई बेरोजगारी के बीच यही मुख्य अंतर है, ठीक है, यही एक मुख्य अंतर है। चलिए प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 में हम लोग का क्या कह रहा है कि मनरेगा 2005 के उद्देश्य को लिखिए। जो मनरेगा 2005 है उसके उद्देश्य को हम लोग को लिखने बोल रहा है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में देखिए, मनरेगा 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में देखिए कि यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रही तो वह लोगों को रोजगार भत्ते देगी, यानी कि रोजगार भत्ते उपलब्ध करवाएगी। तो ये हो जाएगा मनरेगा 2005 के मुख्य उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी कि 16 नंबर का प्रश्न है, वो देखिए किस विचार से है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में विभिन्न वर्गों और समूहों ने क्यों हिस्सा लिया, ठीक है। तो देखिए उसका उत्तर नीचे है, गरीब किसान स्वराज को उस समय के रूप में मानते थे जब उनके पास अपनी ज़मीन होगी, उन्हें किराया का भुगतान नहीं करना होगा या भिखारी नहीं, ठीक है, भिखारी नहीं करना होगा, ठीक है। तो उच्च मजबूरी
और उत्कृष्ट कामकाज परिस्थितियों के लिए जो कि है श्रमिक वर्ग का सपना था, ठीक है। तो इसलिए स्वराज विभिन्न वर्गों और भारतीय के समूह के लिए अलग था, क्योंकि इसमें और भी कुछ ऐड आप कर सकते हो, जैसे कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा ले विभिन्न वर्गों में, तो कुछ किसानों का मानना था कि उनकी अपनी ज़मीन मिल जाएगी, ठीक है। वहीं पे जो कि है आदिवासियों को मानना था कि जो जंगल है, जो आरक्षित वन सुरक्षित वन के रूप में दिया गया है, उनको जो कि है उनको जो कि एक अच्छी तरह से जंगल में जो कि रहने का मौका मिलेगा, जंगल में लकड़ियाँ वगैरह उनको लाने का जो कि है एक कानून आया था, ठीक है। उस कानून को विरुद्ध जो कि उनको आवाज़ उठेगी और वही उनके लिए एक स्वराज की मांग थी। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सारी चीज़ को लिख सकते हो। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ, उसमें हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जो हमारा नया यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में भी जाके आप सभी क्लास 10, 9, 8 ठीक है संबंधित आप सभी को क्वेश्चन बैंक, सिलेबस वगैरह का वीडियो वहाँ पे जो कि मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स प्रश्न पत्र भी आप सभी को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो हम लोग का यूट्यूब चैनल है, इसमें जो कि आप सभी को वीकली टेस्ट से संबंधित ही जानकारी मिलेंगे। बाकी जैकबोर्ड से अनेक जानकारी के लिए उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।